हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई एम फ़हीम, वेलकम टू सिविल जोन एकेडमी। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी शानदार रहने वाला है, काफ़ी बेहतर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ फॉर द डेली करंट अफेयर वीडियोज़। सोर्सेज आर द हिंदू, PIB, ऑल इंडिया रेडियो। दोस्तों आज 11 अगस्त, देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम, वेदर इट इज ए UPSC, PCS, EPFO, SSC, NDA, CDS, बैंकिंग एंड रेलवे। चलिए देख लेते हैं आज की पहली न्यूज़ क्या है। कोवैक्स फैसिलिटी। कोवैक्स फैसिलिटी क्या है? अभी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनविटेशन दिया है कि जितनी भी कंट्रीज़ जो पार्टिसिपेट कंट्रीज़ हैं वो ज्वाइन कर सकती हैं कोविड-19 वैक्सीन फैसिलिटी को। ठीक है, तो जो कोवैक्स फैसिलिटी है किससे रिलेटेड है? कोविड-19 वैक्सीन फैसिलिटी। तो जितनी भी वैक्सीन बनाई जा रही हैं, तो दोस्तों जितनी भी इसकी जो पार्टिसिपेट कंट्री हैं, तो ये जो वैक्सीन है, जितनी पार्टिसिपेट कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ को एक तरीके से रैपिड, फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस प्रोवाइड कराया जा सके। क्लियर? जितनी भी डेवलप, अनडेवलप्ड जो भी कंट्री, जिसकी जो भी पार्टिसिपेट कंट्री हैं, तो उनको एक तरीके से वैक्सीन का फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। क्लियर? तो उसको बोला जाता है कोवैक्स फैसिलिटी। क्लियर? तो इसका नाम दिया गया कोवैक्स फैसिलिटी। अब देख सकते हैं कुछ कंट्रीज़ ने दोस्तों वैक्सीन बना भी दिया, बाकी ट्रायल भी हो गया है। तो काफ़ी सारी अभी कंट्रीज़ ऐसी बची हुई हैं कि अभी एक तरीके से वैक्सीन बना नहीं पाए। तो इस तरीके से जितनी भी कंट्रीज हैं सबको एक एक्सेस प्रोवाइड कराया जा सके वैक्सीन की। क्लियर? तो इसलिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, कोवैक्स फैसिलिटी। क्लियर? तो देख सकते हैं ये अफोर्डेबल, एक तरीके से अफोर्डेबल प्राइस पर। क्लियर? अफोर्डेबल एक्सेस वैक्सीन टू द ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। क्लियर? तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड को ये वैक्सीन प्रोवाइड कराई जा सके। क्लियर? अब देख लेते हैं, तो इसमें बताया जाए कि एक तरीके से रैपिड, काफ़ी जल्दी, फेयर, इक्विटेबल एक्सेस वैक्सीन ऑफ द डेडली वायरस। ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्लियर? चाहे रिच कंट्री हो, पुअर हो, तो सभी को ये एक तरीके से वैक्सीन प्रोवाइड कराई जा सके। क्लियर? तो फाइनली कह सकते हैं टैकलिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, तो इस पैंडेमिक को टैकल करने के लिए ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। बाकी इसका जो एम है कितना, लगभग 2 बिलियन डोज प्रिक्योर करने का है। ठीक है, कितना? 2 बिलियन डोज ऑफ वैक्सीन प्रिक्योर करने का है। इसके बाद भी पास किया जाएगी, रेगुलेटरी अप्रूवल होगा और WHO का प्री क्वालिफिकेशन होगा। तो जो भी वैक्सीन होगी उसका क्या होना है? WHO का प्री क्वालिफिकेशन। क्लियर? तो वही वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाएगी। बाकी देख सकते हैं इसका वैक्सीन का ये एक तरीके से डिलीवर की जाएगी इक्विटेबल टू द ऑल द पार्टिसिपेट कंट्री। देखिए जो भी WHO की पार्टिसिपेट कंट्री होंगी तो सभी को क्या करेगा, एक तरह से इक्वली प्रोवाइड कराई जाएगी। बाकी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इम्यूनाइज करना है लगभग एटलीस्ट 20% ऑफ देयर पॉपुलेशन। क्लियर? तो टोटल पॉपुलेशन का 20% इम्यूनाइजेशन करना, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। बाकी देख सकते हैं अभी फिलहाल में देख सकते हैं प्रेजेंट में लगभग 6 एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एक्सपेरिमेंट में कितनी अभी 6 वैक्सीन है, जिनका अभी अलग अलग स्टेज में इनका ट्रायल चल रहा है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रसिया जो है, रसिया पहली कंट्री बन गया है जिसने पहली जो रजिस्टर की थी फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन, कब? 12 अगस्त को। क्लियर? तो देख सकते हैं बाकी इंडिया ने कौन सी है? कोवैक्सीन। क्लियर? इंडिया की वैक्सीन क्या है? कोवैक्सीन अभी अंडर ट्रायल है, बताया जा रहा है 15 अगस्त को ये लॉन्च होने वाली है। क्लियर? चलिए देख लेते हैं WHO क्या है, काफ़ी न्यूज में आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है दोस्तों यूनाइटेड नेशन की। क्लियर? इसका मेन पर्पज है कि इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड कराना, पूरे वर्ल्ड को पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड कराना। बाकी इसका ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं द अटेनमेंट बाय ऑल द पीपल्स ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ द हेल्थ। तो जितने भी पीपल्स हैं सबको एक अच्छी तरीके से हेल्थ प्रोवाइड कराई जा सके, तो ये इसका मेन मोटिव है, मेन पर्पज है। बाकी इसका हेडक्वार्टर काफ़ी बार पूछ लिया गया कि जेनेवा में है। क्लियर? स्विट्जरलैंड, तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बाकी इसके साथ में 6 सेमी ऑटोनोमस रीजनल ऑफिस भी है इसके। क्लियर? और लगभग 150 फील्ड ऑफिस है वर्ल्ड वाइड में। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब कंस्ट्रक्ट हुआ था और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। दोस्तों ये इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था इस बॉडी का 7 अप्रैल 1948। ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, 7 अप्रैल 1948, और इसी दिन को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल। क्लियर? इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा दिन कब मनाया जाता है। बाकी देख सकते हैं लगभग 194 इसके मेंबर स्टेट हैं। करंट में इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस एधनोम
गैब्रियसिस, क्लियर। तो ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं। बाकी अभी मई 20 में क्या हुआ था, ये चेयरमैन बने थे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, इसको जो चेयरमैन बने थे हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी एक न्यूज़ है कि इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी मतलब कह सकते हैं वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, ठीक है। कौन से माउंट पर, माउंट सिनाबंग। तो इस तरीके से जो न्यूज़ में रहते हैं दोस्तों वो काफ़ी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो सिनाबंग, ठीक है, पूछ लिया जाता है कि सिनाबंग कहाँ पर है माउंट, तो ये इंडोनेशिया में है। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, ठीक है। ज्वालामुखी देख सकते हैं इस तरीके से ज्वालामुखी फटी है। बाकी इसकी लगभग कितनी ऊंची गया है, लगभग 5000 मीटर ये इस तरीके से स्काई में गया है, इसके जितने भी वोल्केनिक मटेरियल हैं इसके, क्लियर। तो इतना ठीक है, इतने खतरनाक तरीके से आया हुआ। बाकी देख सकते हैं इट वाज द सेकंड इरप्शन ऑफ द वोल्केनो, क्लियर। बाकी देख सकते हैं इस तरीके से। बाकी जो ऐश का वर्ड कितना दे रखा है, सेवरल विलेजेस, मतलब जो भी आसपास के 20 किलोमीटर के रेंज में ये पहुंचा है, कवर किया है, 20 किलोमीटर की रेंज में कवर किया है। चलिए बाकी मेन क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट सिनाबंग कहाँ पर है, क्लियर। तो देख सकते हैं इंडोनेशिया में, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये वन ऑफ द 120 एक्टिव वोल्केनोज इन द कंट्री, लगभग एक कंट्री में 120 एक्टिव वोल्केनोज हैं, इसमें से एक माना जाता है ये, क्लियर। और देखिए एक्टिव वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनोज क्या होता है, एक तरह से एक्टिव होता है, एक डोरमेंट होता है, ठीक है। एक्टिव और डोरमेंट में क्या फ़र्क है, एक्टिव क्या होता है, ये लगभग कह सकते हैं कि इरप्ट होता रहता है, कभी भी इरप्ट हो जाता है, क्लियर। डोरमेंट का मतलब ये है, ये एक तरीके से ऐसा वोल्केनिक इरप्शन है जो फ्यूचर में लग रहा है कि आगे फ्यूचर में होने वाला है, क्लियर, उसको बोलते हैं डोरमेंट, क्लियर। तो एक तरीके से अब तो एक्टिव वोल्केनो में ये 120 में से एक ऐसा एक्टिव वोल्केनो है जो कह सकते हैं इसमें क्या कहता है, प्रोन टू द सेस्मिक एक्टिविटी ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ द फायर, ठीक है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ द फायर भी जानेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्केनिक करप्शन होता है, ध्यान रखिएगा, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अभी हम देखेंगे इसको। तो एक तरीके से यहाँ पे एक सेस्मिक एक्टिविटी भी होती रहती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात की जाए, एक तरीके से वोल्केनिक और एक तरीके से फोल्ट लाइन है, ठीक है। फोल्ट लाइन कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में। अभी हम देखेंगे इसको क्या है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और बाकी देख सकते हैं जो माउंट सिनाबंग क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं अभी जो है सेंचुरीज में लगभग इनएक्टिव रहा था काफ़ी, ठीक है, काफ़ी इनएक्टिव रहा था काफ़ी टाइम तक। इसके बाद में जो फर्स्ट इरप्शन हुआ है यहाँ से 2010 में हुआ है, ध्यान रखिएगा, 2010 में पहला इरप्शन हुआ है माउंट सिनाबंग में। वो काफ़ी सेंचुरी तक ये इनएक्टिव रहा था, क्लियर। अब एक्टिव हो गया 2010 से, और उसके बाद में काफ़ी टाइम से ये, ठीक है, काफ़ी टाइम्स इरप्ट हो चुका है, क्लियर। जैसे 2014 में देख सकते हैं इरप्ट हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था, लगभग 16 लोगों की डेथ हुई थी। 2016 में भी हुआ था, 7 लोगों की हुई थी, क्लियर। लगभग 10,000 बताया जा रहा है यहाँ से लोग मूव कर गए हैं, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है। देखिए बहुत ज़्यादा वोल्केनिक करप्शन इस वाली रिंग में होता है, ये देखिए ये वाली रिंग है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मतलब जब ये कौन से ओशियन में ये है दोस्तों, पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है ये वाली रिंग, क्लियर, इस तरीके से टच करती है पैसिफिक ओशियन में। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोल्केनिक करप्शन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाया जाता है, ठीक है। एक तरीके से तो कह सकते हैं दोस्तों ये पूरी फॉल्ट लाइन है, क्लियर, फॉल्ट लाइन है। और कहा जाता है लगभग इसमें 450 वोल्केनोज हैं, ठीक है, लगभग 450 ऐसे एरिया जहाँ से वोल्केनिक करप्शन होता है, ज्वालामुखी फूटती है, क्लियर। और जिसमें से लगभग वर्ल्ड में 4 बहुत मोस्ट एक्टिव वोल्केनो जो हैं, जिसमें से 3 इसी रिंग में पाए जाते हैं, क्लियर। 4 में से 3 जो मोस्ट एक्टिव वोल्केनो हैं वो इसी रिंग में पाए जाते हैं, रिंग्स ऑफ फायर में। कौन कौन से हैं 3 वो, माउंट सेंट हेलेनस जो यूएसए में है, क्लियर, माउंट फुजी जो जापान में पाया जाता है, और माउंट पिनाटुबो, क्लियर, जो फिलीपींस में पाया जाता है। तो दोस्तों ये यहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है, मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज, ये पूरी बेल्ट है। और देख सकते हैं इसको बोला जाता है सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में है। और सबसे ज़्यादा वोल्केनिक करप्शन आपको ज्वालामुखी यही देखने को मिलेगी, क्लियर। अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, आईसी इम्पैक्ट्स एनुअल रिसर्च कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस किसके बीच में है दोस्तों, ये हुई है इंडिया और कनाडा के बीच में। आईसी मीन्स इंडिया और कनाडा, क्लियर। तो इम्पैक्ट एनुअल रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई है, क्लियर। इसका मकसद क्या, यहाँ पर डिस्कशन किया गया है किस तरीके से दोनों कंट्री के बीच को एक नया लेवल दिया जाए, ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसको एक नया लेवल दिया जाए, क्लियर। तो ये दोस्तों एक वर्चुअली ऑर्गेनाइज की गई है। इसकी अगर एक्रोनिम देखा जाए तो आईसी मीन्स क्या है, इंडिया कनाडा, क्लियर।
और इम्पैक्ट्स की फुल फॉर्म देखेंगे तो सेंटर फॉर द इनोवेशन मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप टू एक्सलेट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इसकी देखिए एक्रोनिम है। क्लियर, तो ये कॉन्फ्रेंस ये इंडिया और कनाडा के बीच में ही है। इसका अटेम्प्ट क्या, इसका मकसद है दोस्तों स्ट्रेंथ करना जो भी एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल कनेक्शन है दोनों कंट्री के बीच में, और जितने भी फील्ड में ये वर्क करते हैं उसको किस तरीके से अपग्रेड किया जाए। क्लियर, और दोनों कंट्री के जो भी गवर्नमेंट है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, उसको किस तरीके से एक नया कोलैबोरेशन किया जाए। ठीक है, एक तरीके से किस तरीके से उसको अपग्रेड किया जाए। तो ये कॉन्फ्रेंस तो ये बाकी मेजर फोकस जो बताया जा रहा है कि किस तरीके से कोऑपरेशन किया जाना चाहिए ग्रीन बिल्डिंग में। क्लियर, ग्रीन बिल्डिंग, स्मार्ट सिटीज़। क्लियर, तो इस तरीके से कैसे इसमें वर्क करना है। बाकी लगभग बताया जा रहा है 2013 से दोनों वर्क कर रहे हैं। जैसे इंडिया के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और इसके साथ में मिलकर आईसी इम्पैक्ट के साथ में ये मिलकर ये वर्क कर रहे हैं। बाकी इसका बताया जा रहा है कि जो डेवलप करने वाला है मेन जो एम है ये करने वाला लगभग इफेक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी कम्युनिटी आप दोनों कंट्री के कैसे कम्युनिटी को डेवलप किया जाए, तो एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए कॉन्फ्रेंस हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आईसी इम्पैक्ट हुई है इंडिया और कनाडा के बीच में। ठीक है, अभी नेशनल पोर्टल जारी किया गया है प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए। ठीक है, तो नेशनल पोर्टल ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इस मिनिस्ट्री ने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है नेशनल पोर्टल ऑफ एलिफेंट। ठीक है, बाकी इसका मकसद क्या है, लॉन्च क्यों किया है, इस तरीके से किस तरीके से जो ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट होता है ना। काफ़ी मान लीजिए देखिए काफ़ी नेशनल पार्क है तो एक तरीके से रोड बना दिए जाते हैं तो एलिफेंट यहाँ से एक तरीके क्रॉस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट देखने मिलते हैं। क्लियर, पोचिंग वगैरह होती है, स्मगलिंग होती है। तो ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट के सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसलिए ये पोर्टल जारी किया गया है। इस पोर्टल के जरिए क्या होगा, एक तरीके से जो भी ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो कलेक्ट की जाएगी। क्लियर, उसके बाद में उसको मैनेज किया जाएगा, जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए कि जो ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट कम हो। क्लियर, तो एक तरीके से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एलिफेंट को तो ये लॉन्च किया गया है। बाकी देख सकते हैं लॉन्च कब होने वाला है दोस्तों, ये वर्ल्ड एलिफेंट डे जो 12 अगस्त को होता है, 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो मतलब कल के दिन, आज 11 अगस्त है तो कल ये लॉन्च होने वाली है। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेज आ जाते हैं कि वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है। क्लियर, 12 अगस्त को, और टाइगर डे कब होता है, 29 जुलाई को। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं ये। ठीक है, और देख सकते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे क्या है, एक तरह से इंटरनेशनल एनुअल इवेंट है। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल एनुअल इवेंट है जो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और मकसद यही है दोस्तों, इसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए जो भी वर्ल्ड के एलिफेंट्स को। क्लियर, और जो फर्स्ट कंसीव किया गया था 2011 में कंसीव किया गया था, बनाया गया था बाय द कैनेडियन फिल्म मेकर। ठीक है, अब इंडिया के अंदर देख लेते हैं क्या एलिफेंट का स्टेटस है। एलिफेंट को माना जाता है एक तरह से हेरिटेज एनिमल माना जाता है इंडिया के अंदर। क्लियर, और ये कौन से स्पेसीज में आता है दोस्तों, ध्यान रखना, ये आता है अंडर द अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज। जो भी कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज हुआ था तो इसके अंडर में दोस्तों ये अपेंडिक्स फर्स्ट में आता है। क्लियर, और देख सकते हैं बाकी कौन से शेड्यूल में आता है, देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है तो इसके कौन से शेड्यूल में आता है, ध्यान रखिएगा, तो शेड्यूल फर्स्ट में आता है। अभी हम शेड्यूल जानेंगे क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो शेड्यूल फर्स्ट में आता है। शेड्यूल फर्स्ट का मतलब क्या है, हाईएस्ट पॉसिबल प्रोटेक्शन दिया जाता है। अगर जो भी एनिमल्स इस शेड्यूल के अंदर हम आते हैं उसको बहुत ज़्यादा एक तरह से हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जाता है। क्लियर, तो इसमें एलिफेंट को दिया जाएगा। बाकी एक एलिफेंट ये प्रोजेक्ट भी चलाया गया था, लॉन्च किया था 1972 में। ध्यान रखिएगा, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था, 1992 में आया था। क्लियर, और बाकी किस तरीके से इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, एक तरह से प्रोवाइड कराना फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है जो भी वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को। ठीक है, किस तरीके से वाइल्ड एशियन एलिफेंट को इसकी ठीक है पॉपुलेशन को कैसे इंक्रीज किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर, चलिए देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। एक एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है दोस्तों, ध्यान रखना है इसको कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करना वाइल्ड लाइफ को
ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, पूरी कंट्री का किस तरीके से वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है और कंट्रोल करना है कि पोचिंग होती है, स्मगलिंग होती है, इलीगल ट्रेड होता है इनके अंदर, तो किस तरीके से इसको रोका जाए। तो ये एक्ट लाया गया था। बाकी इसमें पूछा जाता है कि इस एक्ट के अंदर कितने शेड्यूल हैं दोस्तों, 6 शेड्यूल हैं। अब 6 शेड्यूल को हम ठीक है एक तरह से डिस्कशन करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जनरली आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखते हैं 6 शेड्यूल क्या क्या है। शेड्यूल 6 शेड्यूल में शेड्यूल फर्स्ट और पार्ट सेकंड ऑफ द शेड्यूल सेकंड, ध्यान रखना शेड्यूल तो फर्स्ट है मगर शेड्यूल सेकंड का पार्ट सेकंड, तो ये जो आता है ये दोस्तों एक तरीके से हाईएस्ट पेनल्टीज में आता है। मतलब इस शेड्यूल के अंदर जो भी एनिमल्स रहेंगे, मान लें शेड्यूल फर्स्ट और पार्ट सेकंड ऑफ द शेड्यूल सेकंड, ठीक है, तो इसमें जो भी रहेंगे तो एनिमल रहेंगे उसको एक तरह से हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जाएगा और जो भी इसको पोचिंग या इलीगल ट्रेड करेगा एक तरह से हाईएस्ट पेनल्टी भी दी जाएंगी, ठीक है, अगर जो भी इस शेड्यूल के अंदर पाएगा। बाकी देखते हैं शेड्यूल थर्ड और शेड्यूल फोर्थ जो आता है ये इससे थोड़ा लेस प्रोटेक्टिव है। शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल पार्ट सेकंड और शेड्यूल सेकंड से, ठीक है, लेस प्रोटेक्टिव है मगर प्रोटेक्शन दिया जाता है इस शेड्यूल के तहत भी, ठीक है। और देख सकते हैं शेड्यूल 5 जो है दोस्तों ये यहाँ पे कह सकते हैं कि हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो भी एनिमल शेड्यूल 5 में आते हैं इन एनिमल को हंटेड हो सकते हैं ये, जैसे कॉमन क्रो हो गया, फ्रूट बैट्स हो गया, माइस रेट ओनली, तो ये यहाँ पे थोड़ी छूट दी गई है शेड्यूल 5 वाले एनिमल्स में, ठीक है। और शेड्यूल 6 क्या है, इसके अंदर दोस्तों प्रोटेक्ट किया जाता है प्लांट्स को, जो भी फॉरेस्ट में प्लांट होते हैं। अब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है क्या ये एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए है? नहीं दोस्तों, ये एनिमल प्लस प्लांट प्रोटेक्शन के लिए भी है। ध्यान रखना एनिमल्स के साथ साथ ये प्लांट का जो भी फॉरेस्ट एरिया में प्लांट्स होते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए भी ये है, ठीक है। और वो इसको जो प्लांट्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है कौन से शेड्यूल के तहत किया जाता है, वो शेड्यूल 6 है, ध्यान रखिएगा शेड्यूल 6 से इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, क्लियर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो प्लांट जो आता है शेड्यूल 6 में आता है, प्लांट प्रोटेक्शन, क्लियर। अभी देख सकते हैं एक म्यूजियम आया है, न्यू रेलवे म्यूजियम इनोग्रेट हुआ है हुब्बली कर्नाटका, ध्यान रखना। तो रेलवे म्यूजियम है हुब्बली कर्नाटका में ये, ठीक है, बनाया गया है। बाकी देख सकते हैं ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट नॉर्थ कर्नाटका में पहला है इस तरीके का, और बाकी जो सेकंड बताया जा रहा है साउथ वेस्टर्न रेलवे में आफ्टर द, इससे पहले देखिए मैसूर में ही बनाया जा चुका है कर्नाटका में, क्लियर। तो ध्यान रखना मेन ऑब्जेक्टिव क्या, किस तरीके से इसको जो ग्लोरीज हेरिटेज है, ठीक है, रेलवे का किस तरीके से इसको इवोल्व किया जाए, ठीक है। तो ये मेन पर्पज है इसका। और देख लेते हैं फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर अभी अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि, ठीक है, सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन, मतलब सिल्क की उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी वहाँ पर और वहाँ पर सिल्क को प्रोडक्शन भी किया जाएगा। तो ये एक सेंटर बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। और कौन बना रहा है, KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसको जाने हैं क्या अभी। तो ये डिसाइड किया इसने, ओपन किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर सिल्क का, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा कौन से विलेज में है, ये आपका चुलियू विलेज है, ठीक है, इस स्टेट में। तो यहाँ पर बनाया जा रहा है, लगभग सितंबर में आने वाला है ये, ठीक है। और ये किसको रिनोवेट किया है, जो ओल्ड स्कूल बिल्डिंग है, वहाँ पर एक ओल्ड स्कूल बिल्डिंग थी उसको रिनोवेट करके कन्वर्ट किया गया है किसमें, ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर में, क्लियर, सिल्क का। बाकी इसमें यहाँ पर काफ़ी सारे मशीनरी है, चरखा है, सर्कुलेटिंग मशीन है, रेपिंग ड्रम्स वगैरह हैं, और लगभग पहले बैच जो लिया जा रहा है लगभग 25 आर्टिसन लिए जा रहे हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी इनिशियल फेज में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। बाकी देख सकते हैं यहाँ पर होने वाला है, एक तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, एक तरह से यहाँ से क्या होगा दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इस एरिया में, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस होने वाला है। अब देख सकते हैं सिल्क प्रोडक्शन अगर इंडिया में देखा जाए कहाँ कहाँ पर है, तो देखिए इंडिया की अगर पोजीशन देखी जाए वर्ल्ड में तो दूसरे नंबर पर है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क इन द वर्ल्ड। और फर्स्ट कौन सा है दोस्तों जो सिल्क प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में, वो है चाइना, ठीक है। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन चाइना करता है, इंडिया दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी इसकी सिल्क की कुछ वैरायटी होती हैं जैसे तसर, एरी, मूगा, और दोस्तों एक होती है मलबेरी। तो पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो वैरायटी है इंडिया के अंदर कौन सी होती है, प्रोड्यूस होती है, तो ध्यान रखिएगा आप मलबेरी सिल्क, ठीक है। तो ये वैरायटी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है इंडिया के अंदर, बोला जा रहा है लगभग 74.51% खाली मलबेरी सिल्क ही प्रोड्यूस किया जाता है, क्लियर। बाकी का इसका प्रोडक्शन होता है तसर, एरी, मूगा, क्लियर। तो इसकी वैरायटीज हैं।
बाकी जो मलबेरी सिल्क है लगभग 97% जो मलबेरी सिल्क है ओनली 5 स्टेट से आता है, ठीक है। जो भी मलबेरी सिल्क है उसका 97% 5 स्टेट से आता है। कौन कौन सा? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर। और पूछा जाता है सबसे ज़्यादा जो सिल्क प्रोडक्शन कौन से स्टेट में होता है इंडिया के अंदर? ध्यान रखिएगा कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन होता है। तो ये 5 कंट्री को ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन अगर देखा जाए अरुणाचल प्रदेश को देखा जाए दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, क्लियर। और ये दोस्तों ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और मेघालय। इनको बोला जाता है दोस्तों इनको बोला जाता है 7 सिस्टर, 7 बहनें, क्लियर। तो क्वेश्चन है 7 सिस्टर कौन कौन से हो गए? अरुणाचल प्रदेश, असम, नॉर्थ ईस्ट मणिपुर, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। एक क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ ईस्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो इसमें दोस्तों सिक्किम भी आता है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा नॉर्थ ईस्ट में 8 कंट्री है, 7 सिस्टर प्लस सिक्किम, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो सिक्किम भी किस में आता है? नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आता है। तो यहाँ पे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है ये सिल्क सेंटर। KBIC देख लेते हैं, खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन क्या है? तो ये एक दोस्तों ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो फॉर्म कब होती? 1957 में फॉर्म हुई थी। और कौन से एक्ट के तहत? खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956। तो एक्ट तो आया था 1956 में और ये बॉडी जो फॉर्म हुई थी 1957 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंडर में आता है। इसका मकसद है, एम है किस तरीके से प्रमोट करना है, फैसिलिटेट करना है, किस तरीके से इस्टेब्लिश करना है जो भी खादी इंडस्ट्री को रूरल एरिया में कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे अपग्रेड करना है। तो ये इनका मेन पर्पज़ है। बाकी इसका हेड ऑफिस देखा जाए मुंबई में और 6 जोनल ऑफिस हैं इसके, कहाँ पर है? दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी, क्लियर। थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ एंड हेल्दी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। दोस्तों नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ये इसकी लिंक दी होगी टेलीग्राम की, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आपको फ्री PDF यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।